नमस्कार दोस्तों, एनसीईआरटी के सीरीज़ में मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 11 का इतिहास, चैप्टर नंबर 2। इससे पहले हमने कक्षा 6, 7, 8, 9 और 10 का इतिहास समाप्त कर दिया है, जिसे आप लोग हमारे प्लेलिस्ट में जाकर पढ़ सकते हैं। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं साम्राज्य के बारे में। आज हम देखेंगे कि तीनों महाद्वीपों में जो फैला हुआ यायावर साम्राज्य था वो क्या था। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम साम्राज्य के बारे में देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, मेसोपोटामिया में साम्राज्य स्थापित होने के 2 सहस्त्राब्दी बाद तक, यानी 2 शताब्दियों के बाद तक, उस क्षेत्र तथा उसके पूर्व और पश्चिमी क्षेत्र में जो साम्राज्य निर्माण के विभिन्न तरीकों से प्रयत्न होते रहे। 6ठी शताब्दी ईस्वी तक ईरानियों ने असीरिया के साम्राज्य के जो अधिकांश भाग था उस पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। स्थल मार्गों के साथ साथ जो भूमध्य सागरीय तटवर्ती क्षेत्र थे, यानी जो बंदरगाह वाले क्षेत्र थे, उनके साथ भी इनका व्यापारिक जो संबंध था उनका भी विकास हो चुका था। देखिए, इन परिवर्तनों के फलस्वरूप व्यापार में सुधार हुआ और इस वजह से पूर्वी भूमध्य सागरीय क्षेत्र में यूनानी नगर तथा उनकी बस्तियों का काफ़ी लाभ हुआ। उन्हें काला सागर के उत्तर में रहने वाले यायावर लोगों के साथ घनिष्ठ व्यापारिक संपर्क से भी बहुत फायदा हुआ। यूनान में अधिकांश समय तक एथेंस और स्पार्टा के नगर राज्य नागरिक जीवन के केंद्र बने रहे। चतुर्थ शताब्दी ईस्वी के उत्तरार्ध में यूनानी राज्यों में मेसिडोन राज्य के राजा सिकंदर ने कई सैन्य अभियान किए और उत्तरी अफ्रीका, पश्चिमी एशिया व ईरान तथा भारत में ब्यास तक के क्षेत्र को जीत लिया। तो आपको पता ही होगा, सिकंदर ने भारत में जो ब्यास नदी थी वहाँ तक वो आ गया था, लेकिन उसके आगे उसको नहीं बढ़ने दिया गया। उसके सैनिकों ने और आगे पूर्व में जाने से मना कर दिया। मतलब जो ब्यास नदी थी उसके आगे जाने से सैनिकों ने मना कर दिया। सिकंदर का सैन्य दल जो था वो फिर वापस मुड़ गया। यद्यपि कई यूनानी इस क्षेत्र में ही रह गए। देखिए, बहुत लोग तो चले गए सिकंदर के साथ वापस, लेकिन बहुत सारे यूनानी ऐसे थे जो ये ब्यास नदी वाला क्षेत्र था यहीं रह गए होंगे, होता है ना। सिकंदर के नियंत्रण में इस पूरे क्षेत्र में यूनानियों और स्थानीय लोगों में आदर्शों और सांस्कृतिक परंपराओं का आदान प्रदान हो रहा था। पूरे क्षेत्र का यूनानीकरण हो गया, जिससे अंग्रेजी में हेलेनाइजेशन कहा जाता है, क्योंकि यूनानियों को हेलेनिज कहते थे। यूनानी भाषा इस क्षेत्र की एक जानी पहचानी भाषा बन गई। लेकिन सिकंदर के साम्राज्य की यह राजनीतिक एकता का उसकी मृत्यु के तुरंत बाद जो थी वो विघटित हो गई। हालांकि इसके 3 शताब्दी तक यूनानी संस्कृति इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण बनी रही। इस क्षेत्र के इतिहास में यह काल प्राय यूनानी काल के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन यह मान्यता यूनानी विश्वासों व विचारों की तरह ही अन्य महत्वपूर्ण संस्कृतियां, मुख्य रूप से ईरान के पुराने साम्राज्य से संबंधित, यानी ईरानी संस्कृति की जो महानता थी, जो महत्वता थी, उसको अस्वीकार कर देती है। इसके बाद भावी इतिहास के महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में अनुभाग से पता चलेगा कि सिकंदर के साम्राज्य के विघटन के फलस्वरूप राजनीतिक कला का लाभ उठाते हुए रोम के मध्य इटालवी नगर राज्य के छोटे किंतु सुसंगठित सैन्य बल ने दूसरी शती ईस्वी से उत्तरी अफ्रीका और भूमध्य सागर पर कंट्रोल कर लिया। उस समय रोम एक गणतंत्र था, यद्यपि वहाँ की सरकार
निर्वाचन की एक जटिल व्यवस्था पर आधारित थी। जो रोम की सरकार थी वो निर्वाचन की व्यवस्था पर आधारित थी, लेकिन राजनीतिक संस्थाएं जन्म और धन संपदा को कुछ महत्व देती थी। यहाँ की समाज की दासता से भी, यहाँ का जो समाज था वहाँ वो दासता यानी दास प्रथा भी वहाँ थी। रोम की सैन्य शक्ति ने एक समय सिकंदर के साम्राज्य का भाग रहे राज्यों के बीच व्यापार हेतु तंत्र यानी संबंध स्थापित किया। प्रथम शती ईस्वी के मध्य उच्च कुल में जन्मे सैन्य नायक जूलियस सीजर के अधीन रोम साम्राज्य वर्तमान ब्रिटेन और जर्मनी तक फैल गया। मतलब रोम का जो फैलाव था रोम साम्राज्य का वो ब्रिटेन से लेकर जर्मनी तक पहुंच गया। लातिनी जो रोम में बोली जाती थी साम्राज्य की मुख्य भाषा थी। हालांकि पूर्व में रहने वाले कई लोग यूनानी भाषा का ही प्रयोग करते रहे। रोम के लोगों में यूनानी संस्कृति के प्रति गहरा आदर भाव था। प्रथम शती ईस्वी पूर्व के मतलब ईसा पूर्व यानी 1 शताब्दी के मतलब मैं क्या बताऊँ ईसा मसीह के जन्म के 100 वर्ष पहले अंतिम भाग में साम्राज्य के राजनीतिक ढांचे में परिवर्तन हुए। चतुर्थ शती ईसा में सम्राट कॉन्स्टेंटाइन थे ईसाई बनने के बाद इस साम्राज्य को काफ़ी हद तक ईसाईकरण हो गया। मतलब देखिए चतुर्थ ईस्वी में जो सम्राट थे कॉन्स्टेंटाइन वो ईसाई बन गए। उससे उनके साम्राज्य के जो लोग थे वो काफ़ी हद तक ईसाई धर्म को अपनाने लगे। शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए चौथी शताब्दी ईस्वी में रोम साम्राज्य को पूर्वी और पश्चिमी 2 हिस्सों में बांट दिया गया। लेकिन पश्चिम में सीमावर्ती क्षेत्र जैसे गोथ, विसिगोथ, वेंडल व अन्य की जनजातियां जो थी तथा रोम के बीच स्थित व्यवस्थाएं जो थी ये बिगड़ने लगी। यह व्यवस्थाएं व्यापार, सैन्य भर्ती तथा बसने से जुड़ी थी और जनजातियों ने रोम प्रशासन पर अपने आक्रमणों में वृद्धि कर दी, हमलों में वृद्धि कर दी। यह मतभेद जो था बढ़ते गया और साम्राज्य के जो आंतरिक मतभेद थे उनसे जुड़ गए। फलता क्या हुआ, 5वीं शती ईस्वी आते आते पश्चिम का यह साम्राज्य था वो नष्ट हो गया, बर्बाद हो गया। पूर्व के साम्राज्य की सीमा के अंतर्गत ही जनजातियों ने अपने राज्य स्थापित कर लिए। ईसाई चर्च से प्रोत्साहन पाकर 9वीं शती ईस्वी में कुछ ऐसे राज्यों को मिलाकर पवित्र रोमन साम्राज्य की स्थापना की गई। पवित्र रोमन साम्राज्य ने पुराने रोमन साम्राज्य के साथ निरंतरता का दावा किया। ये देखिए रोमन साम्राज्य है। 7वीं शती ईस्वी और 15वीं शती ईस्वी के बीच पूर्वी रोमन साम्राज्य कुस्तुनतुनिया केंद्रित जो अधिकांश भूमि थी उन पर अरब साम्राज्य ने अधिकार कर लिया। दमश्क में केंद्रित इस अरब साम्राज्य को पैगंबर मुहम्मद यानी जिन्होंने 9वीं शती में इस्लाम धर्म की स्थापना की के अनुयायियों या उनके जो उत्तराधिकारी थे उनके द्वारा स्थापित किया गया था। इस इलाके की यूनानी व इस्लामी परंपराओं के बीच करीबी आदान प्रदान था। इस क्षेत्र के व्यापारिक तंत्र और समृद्धि ने उत्तर के पशुचारी लोगों को आकर्षित किया। इन्होंने प्राय इस क्षेत्र के शहरों पर आक्रमण किए और इन पर अपना कंट्रोल कर लिया। देखिए इस क्षेत्र के व्यापारिक तंत्र और समृद्धि ने उत्तर के पशुचारी लोगों जो पशुओं के चराने वाले लोग थे जो विभिन्न तुर्की जनजातियां थी उनको आकर्षित किया। और उन्होंने क्या किया, इस क्षेत्र के जो शहर थे उन पर आक्रमण किए और इन पर अपना कंट्रोल कर लिया। इस क्षेत्र पर आक्रमण का प्रयास करने वाले अंतिम जो लोग थे वे लोग कौन थे, मंगोल थे। चंगेज खां और उसके जो उत्तराधिकारी थे उनके अधीन मंगोलों ने 13वीं शताब्दी में पश्चिमी एशिया, यूरोप, मध्य एशिया और चीन में एंट्री किया। देखिए साम्राज्य बनाने और बनाए रखने के ये सारे प्रयास
पूरे क्षेत्र में फैले हुए व्यापारिक तंत्र के संसाधन पर नियंत्रण की चाह से प्रेरित थे, ताकि उन्हें उस क्षेत्र के भारत या चीन जैसे देशों से स्थापित संबंधों से फायदा हो सके। सभी साम्राज्यों ने व्यापार को स्थिरता प्रदान करने के लिए जो प्रशासनिक व्यवस्था थी उसको विकसित करने का प्रयास किया। उन्होंने विभिन्न तरीकों के सैन्य संगठनों का भी प्रयास किया। किसी भी साम्राज्य की जो उपलब्धियां हैं उनकी महत्वता प्राय उनके उत्तराधिकारियों द्वारा ही ग्रहण की जाती थी। कुछ समय बाद इस क्षेत्र में बोली और लिखे जाने वाली कई भाषाओं में 4 भाषाएं, देखिए फारसी, यूनानी, लातिनी और अरबी जो थी वो महत्वपूर्ण हो गई, जो इन क्षेत्रों में बोली और लिखी जाने लगी। ये साम्राज्य बहुत स्थिर नहीं थे। इसकी एक वजह यह थी कि विभिन्न क्षेत्रों के संसाधनों को लेकर आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे ये लोग। ऐसा इन साम्राज्यों और उत्तर के जो पशुचारी लोग थे उनके संबंधों में आ गए संकट के कारण भी था। इन पशुचारी लोगों से इन साम्राज्यों का व्यापार में तो समर्थन मिलता ही था, साथ ही उनकी सेनाओं और उत्पादों के लिए उन्हें श्रम भी इनसे मिलता था। यह महत्वपूर्ण बात है कि सभी साम्राज्य नगर केंद्रित नहीं थे। चंगेज खान और उसके उत्तराधिकारियों द्वारा शासित मंगोल साम्राज्य इस बात का अच्छा उदाहरण है कि पशुचारी लोगों द्वारा भी सफलतापूर्वक एक लंबे समय तक साम्राज्य को कायम रखा जा सकता है। देखिए, ऐसे धर्म जो अलग अलग भाषाएं बोलने वाले विभिन्न नृजातीय उत्पत्ति के लोगों को आकर्षित कर सकते थे। विशाल साम्राज्य के निर्माण की दृष्टि से वो ये बहुत महत्वपूर्ण थे। यह ईसाई धर्म जो प्रथम शती ईस्वी के आरंभिक काल में फिलिस्तीन में उदित हुआ और इस्लाम धर्म जो है वो 7वीं शती ईस्वी में उद्भूत हुआ, ये भी विषय सत्य था। आगे देखिए, हम पढ़ेंगे कालकर्म 2 के बारे में। लगभग 100 ईसा पूर्व से 1300 ईस्वी के बीच के समय में देखिए क्या क्या हुआ। इस कालकर्म के केंद्र बिंदु राज्य और साम्राज्य हैं। इनमें से कुछ जैसे कि रोमन साम्राज्य बहुत बड़े थे और 3 महाद्वीपों में फैले हुए थे। इस समय प्रमुख धार्मिक और जो सांस्कृतिक परंपराएं थे इस समय विकसित हुई और बौद्धिक गतिविधियों से जुड़ी संस्थाओं का भी उदय हुआ। पुस्तकें लिखी गई और विचार महाद्वीपों के आर पार फैलने लगे। कई ऐसी वस्तुएं जो आज हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा है इस काल में पहली बार प्रयोग में आई। देखिए क्या क्या थी जिनका पहली बार यूज किया गया। ये देखिए 50 से 100 ईसा पूर्व के समय में क्या हुआ था। समुद्री मार्गों द्वारा दक्षिण पूर्वी एशिया में केले पूर्वी अफ्रीका लाई गए, यानी केलों को पूर्वी अफ्रीका लाया गया समुद्री मार्गों से। और यूरोप में क्या हुआ, जो स्पार्टेकस थे वो 1 लाख गुलामों का नेतृत्व करते थे इस समय। भाई इनकी सेना इतनी बड़ी थी। और देखिए 1 से 50 ईसा पूर्व के समय क्या हुआ, क्लियोपेट्रा यानी मिस्र की जो रानी थी 51 से 30 ईसा पूर्व के आसपास। मिस्र की रानी कौन थी? क्लियोपेट्रा। 51 से 30 ईसा पूर्व के आसपास इनका राज्य रहा होगा। और वहीं यूरोप में क्या हुआ, रोम में कोलसमस का निर्माण हुआ 73 ईसा पूर्व। आगे देखिए 150 ईस्वी में क्या हुआ, कोई घटना का जिक्र नहीं है, कोई घटना का जिक्र नहीं, यानी यही चलता रहा होगा। 100 से 150 के बीच क्या हुआ, सिकंदरिया के नायक ने भाप पर चलाने वाली मशीन बनाई और रोमन साम्राज्य जो था वो अपने शिखर पे था इस समय 100 से 150 ईस्वी के आसपास। 150 से 200 ईस्वी में सिकंदरिया ने टालेमी ने भूगोल पर भी एक पुस्तक लिख दी थी सिकंदरिया ने। और इस समय रोमन साम्राज्य चल रहा था यूरोप में। तो अफ्रीका में और देखिए 200 से 250 के बीच और 300 ईस्वी तक कुछ नहीं हुआ, मतलब हुआ होगा कोई वो नहीं है इसमें। 300 से 350 ईस्वी के बीच में क्या हुआ, एक्सम यानी ईसाई धर्म की शुरुआत हुई
और ये देख, और यूरोप में क्या हुआ, कॉन्स्टेंटाइन सम्राट बनते ही और कुस्तुनतुनिया जो था उस नगर की स्थापना करते हैं कॉन्स्टेंटाइन। 350 से 400 ईस्वी में क्या था, अफ्रीका में कुछ नहीं हुआ, मतलब कोई घटना घटित प्रमाण नहीं मिला है। वही जो रोमन साम्राज्य है उसका बंटवारा हो गया दो भागों में। कब हुआ था, 350 से 400 ईस्वी के आसपास। 400 से 450 ईस्वी के बीच अफ्रीका में यूरोप के बेंडल लोगों द्वारा उत्तर अफ्रीका में राज्य की स्थापना की गई यूरोप वासियों के द्वारा। और यूरोप में क्या हुआ, उत्तर और मध्य यूरोप के कबीलों का रोमन साम्राज्य पर आक्रमण हुआ। ये देखिए 450 से 500, 500 से 550 ईस्वी के बीच क्या है, ये सिक्के होंगे शायद, अफ्रीका में ये पाए गए हैं। ये इसमें देखिए गाल जो है फ्रांस के क्लोविस का ईसाई धर्म को अपना लिया इन्होंने 496 ईस्वी में, पूर्व में नहीं ईस्वी में। वहीं इटली में सेंट बेनेडिक्ट द्वारा एक मठ की स्थापना 526 ईस्वी में की गई। इंग्लैंड में सेंट ऑगस्टिन द्वारा ईसाई धर्म की शुरुआत 596 में हुई और ग्रेगो महान द्वारा 590 द्वारा रोमन कैथोलिक चर्च की नींव रखी गई। ये देखिए 550 से 600 ईस्वी के बीच में कोई घटना नहीं दिखा रहा है, ठीक है, ना अफ्रीका में ना यूरोप में। 600 से 650 ईस्वी के बीच कुछ मुसलमानों की का जो है अबिसिनिया 615 से प्रवास हुआ हिजरा के लिए, जबकि यूरोप में कुछ नहीं हुआ। ये अफ्रीका में हुआ, मुसलमान लोग अफ्रीका जाने लगे। वहीं 650 से 700 ईस्वी के बीच जो अरबी मुसलमान थे वो मिस्र के दक्षिण में स्थित नूबिया से संधि कर लिए 652 में। वहीं 700 से 750 ईस्वी के बीच अफ्रीका में कुछ नहीं हुआ, यूरोप में भी कुछ नहीं हुआ। देखिए 650 से 700 ईस्वी के आसपास यूरोप में जो बेड़े थे उनके द्वारा चर्च और व्यक्तियों का इतिहास लिखा गया। 800 से 850 में घाना में राज्य का उदय हुआ, अफ्रीका घाना में। और यूरोप में जो है सालमैन फ्रैंका के राजा को पवित्र रोमन सम्राट की उपाधि मिली 800 ईस्वी में। 850 से 900 के आसपास अफ्रीका में कुछ नहीं हुआ, 950 1000 तक अफ्रीका में कुछ नहीं हुआ। वहीं यहाँ 850 से 9 के बीच यूरोप में केवल नोवगोरोड के प्रथम रूसी राज्यों की स्थापना हुई। पश्चिमी यूरोप पर समुद्री दस्युओं के आक्रमण यानी लुटेरों के आक्रमण हुए, इस समय प्रमाण मिले हैं। देखिए 1050 से 1100 के बीच जो अफ्रीका है वहाँ पर अल्मोराविद राज यानी 1056 से 1147 तक चला। घाना से दक्षिणी स्पेन तक इसका विस्तार हो गया। वही यूरोप में नॉर्मेंडी के विलियम का इंग्लैंड पर आक्रमण और फिर शासक बनना 1066 प्रथम धर्म युद्ध की घोषणा भी इस समय हुई थी 1095 में। देखिए 1100 से 50 के बीच में जिम्बाब्वे का स्वर्ण और तांबे की शिल्प कृतियों के उत्पादन और लंबी दूरी के व्यापार के केंद्र के रूप में जिम्बाब्वे का उदय हो गया। यूरोप में कुछ नहीं हुआ। 1150 से 1200 के बीच अफ्रीका में कुछ नहीं हुआ, जबकि इंग्लैंड में नोर्ते दम कैथीड्रल के निर्माण के कार्य का आरंभ हो गया था 1163 में। ये देखिए 1200 से 1250 ईस्वी के आसपास जो अफ्रीका था वहाँ पर इथियोपिया में ईसाई चर्चों की स्थापना हुई और 1200 ईस्वी के आसपास पश्चिम अफ्रीका माली राज्य में टिम्बकटू एक शिक्षा के केंद्र के रूप में उभरा। वहीं यूरोप में संवेदना और सादगी पर बल देते हुए असीसी के सेंट फ्रांसिसी द्वारा एक मठ संगठन की स्थापना 1209 में हुई और मैग्ना कार्टा पर हस्ताक्षर करने वाले राजा के विरुद्ध इंग्लैंड के लॉर्ड्स का विद्रोह राजा कानून के अनुसार शासन करने को सहमत हो गया। और 1250 से 1300 ईस्वी के बीच अफ्रीका में कोई घटना का विवरण नहीं है यहाँ। वहीं ऑस्ट्रिया में 1918 तक राज्य करने वाले हैब्सबर्ग जो था उस वंश की स्थापना हो गई। ठीक है, ये देखिए एशिया और दक्षिण एशिया के बारे में भी यहाँ कुछ दिया है, देख लीजिए इस समय कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई। 50 से 100 ईसा पूर्व एशिया में चीन में हान साम्राज्य, एशिया से यूरोप तक रेशम मार्ग का विकास हुआ इस समय। वहीं दक्षिण एशिया में शक और बागती यूनानियों द्वारा उत्तर पश्चिम में राज्यों की स्थापना और दक्कन में सातवाहन का उदय। 50 से
1 से 50 के बीच में देखिए क्या हुआ। एशिया का क्वेश्चन नहीं दिया यहाँ, दक्षिण एशिया में, दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया और यूरोप में बढ़ता व्यापार। 1 से 50 ईस्वी के बीच रोम साम्राज्य के एक प्रांत जूतिया में ईशा अरब पर रोमन का आक्रमण हुआ। दक्षिण एशिया में कुछ नहीं दिया है। 50 से 100 के बीच कुछ नहीं, जबकि दक्षिण एशिया में, उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया में कुषाण राज्य की स्थापना हो गई थी 50 से 100 ईस्वी के आसपास। 100 से 150 चीन में कागज का आविष्कार हो गया। प्रथम भूकंप लेखी का भी निर्माण हुआ। आगे देखिए 150 से 200 के आसपास कुछ नहीं हुआ, जबकि 200 से 250 के बीच हान साम्राज्य का अंत हो गया। एशिया में और फ्रांस में शेषानियों का राज्य आ गया। 250 से 300 ईस्वी के बीच राजमहल में चाय। चीन 262 चुंबकीय कुतुबनुमा का प्रयोग होने लगा 270 में चीन में, जबकि यहाँ लग रहा है दक्षिण एशिया में, ये देखिए क्या बोलते हैं इसे, सिक्कों का उपयोग होने लगा। आगे देखिए 350 से 350 में चीनियों द्वारा घुड़सवारी करते वक्त रकाब का प्रयोग होने लगा। वहीं यहाँ 320 में गुप्त वंश की स्थापना हो गई थी दक्षिण एशिया में। 400 से 450, 500 से 550 ईस्वी के आसपास जो एशिया वाला क्षेत्र था, यहाँ देखिए ये वही बात कह रहा है, जो घोड़ों के रकाब का प्रयोग होने लगा इस समय के आसपास बहुत तेज़ी से। जबकि यहाँ देखिए फाशियन जो है चीन से भारत की यात्रा पर आया था 399 ईस्वी में। आर्यभट्ट खगोलज्ञ और गणितज्ञ के रूप में इस समय उभर चुके थे। 500 से 550 के बीच, 550 से 600 के बीच में क्या हुआ, जापान में बौद्ध धर्म का आगमन हुआ 596 में। चीन में अनाज के आवागमन के लिए 34 वर्षों में 50 लाख श्रमिकों की मदद से ग्रैंड कनाल का निर्माण हुआ, जो 584 से 618 के बीच में हुआ था। और वहीं दक्षिण एशिया में ऐहोल तथा बादामी से चालुक्य मंदिरों का निर्माण हुआ। भारत में जो हुआ है उसके बारे में कह रहा है। देखिए 600 से 650 में चीन में तांग वंश, 618 हजरत मोहम्मद का मदीना की ओर प्रस्थान, हिजरी युग का प्रारंभ 622 में, और वहीं ससानी साम्राज्य का पतन कब हुआ 642 में। जबकि दक्षिण एशिया में जुआंगजांग का चीन से भारत की ओर प्रस्थान, नालंदा का शिक्षा के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उदय हुआ था इसी समय। देखिए 650 से 700 के बीच उमैया खिलाफत 671 से 750 के हिसाब के समय में हुआ था। ये 700 से 750 में एशिया में उमैया की जो एक शाखा थी उसके द्वारा स्पेन पर विजय कर लिया गया और चीन में तांग वंश की स्थापना की गई। कब 700 से 750 के आसपास। वहीं जो एशिया है यहाँ पर अरबों ने क्या किया, सिंध पर विजय पाली 712 में। 750 से 800 ईस्वी के आसपास अब्बासी खिलाफत की स्थापना और बगदाद का एक मुख्य सांस्कृतिक और वाणिज्य केंद्र एवं व्यापारिक केंद्र बनना। ये देखिए 800 से 850 क्या हुआ, 800 से 850 के बीच कंबोडिया में खमेर राज्य की स्थापना 802 में हो गई। प्रथम मुद्रित पुस्तक चीन में 868 में बना। वहीं 950 से 1000 के बीच चीन में कागजी मुद्रा का प्रयोग होने लगा था। यहीं 1000 से 1050 में इब्न सिन्ना एक फारसी डॉक्टर चिकित्सा के ऊपर एक पुस्तक लिखता है जिसका अनुसरण जो है वो सदियों तक किया जाता है। वहीं जो भारत में है ये देखिए म्यूजिक का प्रयोग होने लगा था और मोहम्मद गजनी जो है उन्होंने उत्तर पश्चिम पर आक्रमण किया। वहीं अल-बरूनी जो था वो भारत उसका आगमन हुआ और तंजौर में राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण भी लगभग 1000 से 1050 ईस्वी के आसपास हुआ था। 1050 से 1100 ईस्वी में अल्प अरसालाना द्वारा तुर्की साम्राज्य की स्थापना की गई, जबकि भारत में यहाँ कुछ दिया नहीं है। 1100 से 1150 में चीन में आतिशबाजी के प्रदर्शन का पहला लिखित विवरण मिला है। वहीं कल्लड़ द्वारा राजतरंगिणी भी लिखा गया इसी समय। 1100 से 1150 हो गया। अब 1150 से 1200 ईस्वी के आसपास कंबोडिया का जो अंकोर साम्राज्य था वो अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका था 1180 तक, और अंकोर वाट में मंदिर प्रांगण का निर्माण भी हुआ। देखिए 1200 से 1250 में चंगेज खान द्वारा सत्ता को मजबूत बनाया गया
वहीं 1250 से 1300 में चंगेज खान का जो पोता था कुबलई खान चीन का सम्राट बनता है। वहीं यहाँ भारत में जो है दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 में हुई और अमीर खुसरो ने 1253 से 1325 में कविता और संगीत के नए रूपों की शुरुआत की और कोणार्क के सूर्य मंदिर का भी निर्माण इसी समय हुआ था। चलिए अब ये देखिए अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में क्या हुआ ये देख लीजिए। देखिए 50 से 100 ईसा पूर्व के आसपास, ठीक है, ये देखिए यहाँ सिक्कों का चलन चालू हो गया था, जबकि ऑस्ट्रेलिया में अभी ऐसा कुछ नहीं था। और ये प्रयोग मतलब अगर आप वहाँ देखेंगे तो 300 ईस्वी तक ये सारी चीज़ें यहाँ देखने को मिलती हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता है। फिर 300 से 350 ईस्वी के बीच अमेरिका में महाद्वीप पे कुछ परिवर्तन देखने को मिला है। देखिए मैक्सिको में टियोटिहुकान नगर राज्य की स्थापना हुई और माया के अनुष्ठानिक केंद्र यानी खगोल शास्त्र का विकास हुआ और चित्रमय लिपि का भी विकास इस समय यहाँ हुआ। जबकि यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ऐसी कोई घटनाएं अभी घटित नहीं हुई या इसका कोई प्रमाण मिला ही नहीं है। ये देखिए वहीं अमेरिका में यह दिया 350 से 400, 350 से लेके लगभग ये देख लीजिए, मैं आपको बता दूं 900 से 950 ईस्वी के आसपास। ऑस्ट्रेलिया में जहां कोई घटना का कोई प्रमाण नहीं मिला है, वहीं यहाँ शायद मंदिरों का निर्माण देखने को मिलता है। 950 से 1000 ईस्वी के आसपास जो उत्तर अमेरिका था, वहाँ प्रथम नगर का निर्माण लगभग 990 में हुआ था। वहीं पोलिनेशिया के मोरी मार्ग निर्देशक द्वारा न्यूजीलैंड की खोज की गई। 1000 से 1050 के बीच दोनों जगह कुछ नहीं, 1050 से 1100 के बीच अमेरिका में कुछ नहीं मिलता, पर ऑस्ट्रेलिया में एक चीज़ देखने को मिली है, पोलिनेशिया के द्वीपों में शकरकंद की पैदावार शुरू हो गई थी और ये जो मूलतः ये दक्षिण अफ्रीका की फसल थी। 1100 से 1150 कोई घटना नहीं, 1200 से 1300 ईस्वी तक दोनों जगह कोई घटना देखने को नहीं मिली है। तो दोस्तों आज हमारा चैप्टर यहीं हम लोग समाप्त करते हैं। इसका जो सेकंड पार्ट है वो हम कल पढ़ेंगे। वो पढ़ेंगे हम तीनों महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। अभी तो ये इंट्रोडक्शन था, ये आज ख़त्म हो रहा है। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब बिल्कुल कीजिए। हम भूल गए तो भी कोई बात नहीं यार, दोस्त हैं आप हमारे, अच्छे से पढ़ाई कीजिए।